जो कुछ हुआ हमारे सामने, उस पर ना तो हमने कोई निंदा की, ना तो कोई हमने टिप्पणी भी की। तो हमने पक्ष लिया है। कुछ लोग ये कहेंगे कि चूंकि 1 करोड़ भारतीय खाड़ी में नौकरियां करते हैं, तो हमें खाड़ी के जो देश हैं उनका पक्ष लेना चाहिए। ये खाड़ी के देश और ईरान के बीच में युद्ध नहीं है। सबसे बेहतर ये होता कि ये युद्ध शुरू ही ना होता। दूसरा ये कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका सवाल ये है कि चूंकि एक नफरत है मोदी को, भाजपा को, आरएसएस को भारत के मुसलमानों से, और मुसलमानों से जनरली, वो उन लोगों से जुड़ जाते हैं जहां पर वो नफरत कायम है कहीं और, जैसा कि इसराइल में। कि आज हमें भीख मांगनी पड़ती है ईरान से कि आप गैस छोड़ दें हमारा। बिल्कुल। हम ये नहीं कह पाए कि आपके नेता को मार डाला वो सही नहीं हुआ, लेकिन हमारा जब फोन जाता है वहां पर, वो फोन में कहते क्या है हम कि भाई मेरी गैस की नौका आ रही है, उसको छोड़ दे भाई, क्योंकि मेरा बंगाल में चुनाव हो रहा है, मुझे एलपीजी सिलेंडर चाहिए। ये देखें कि ये शायद पहली दफा हुआ है ऐसा कि किसी देश के नेता जो हैं, उस देश के जो सरबराह हैं, उनका खून किया गया है। ऐसा सोचकर के इस कत्ल के बाद जो है वो रेजिम चेंज होगा। ये किस कानून की बुनियाद पर ये किया है अ, बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रम्प ने? नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे खास मेहमान हैं आकार पटेल, जो लेखक हैं, स्तंभकार हैं और साथ में मानवाधिकार एक्टिविस्ट भी हैं। और उन्होंने, अगर आपने कल का हरकारा पढ़ा होगा तो उसमें उनका एक आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो क्यों चाहते हैं कि ईरान की जीत हो। ये जो जंग चल रही है इस समय, जिसमें 25वां दिन है और अभी तक जो है युद्ध विराम की एक दो बातें तो उछली हैं, पर अभी तक अ, लड़ाई जारी है। और ये इसराइल और अमेरिका और इसराइल का हमला है ईरान पर। तो आकार, आपका बहुत स्वागत है। पर इस बात को समझने की कोशिश मैं कर रहा था कि कैसे आप ये पक्ष क्यों ले रहे हैं कि ईरान को जीतना चाहिए, और उसमें आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कई कारण है। एक पहला तो ये कि न्याय जो है वो ईरान के साथ है, और उसके बारे में हम शायद लंबी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक मूल जो एक चीज है वो ये है कि जब दो बड़े हट्टे कट्ठे लोग एक छोटे के ऊपर टूट पड़े, जैसा कि हुआ है अभी, दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं दोनों, इसराइल और यूएसए, एक साथ मिलकर एकजुट होकर किसी के ऊपर टूट पड़े, उसको मारने लगे, तो ये जाहिर है कि इंसानियत के नजरिए से जो 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 शख्स पिट रहा है उसके पक्ष में बोले हम। तो ये एक बेस चीज है। जी। दूसरी चीज ये कि आप देखें तो ये शायद आखिरी ऐसा युद्ध है दुनिया का बड़ा, आखिरी ऐसा दुनिया का बड़ा युद्ध है जहां पर यूरोप की मनमानी जो है उसको चैलेंज किया गया है। तो हम तारीख देखें पिछले 200 साल की, तो यूरोप के लोगों ने जो अमेरिका में किया, दक्षिण अमेरिका में किया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में किया, भारत में किया, जो कि 30 साल पहले तक, 40 साल पहले तक साउथ अफ्रीका में किया, एक आखिरी जगह दुनिया में ऐसी बची है जहां पर वो कर पा रहे हैं, और वो जगह है इसराइल। और ये मेरा मानना है कि कॉलोनियलिज्म का ये आखिरी युद्ध है, और इसमें लोगों को साइड्स लेनी होगी। एक तरफ वो लोग हैं जो, जिनके पास बल है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास आवाज है, जिनकी आवाज बुलंद है, और एक तरफ वो लोग हैं जो गरीब हैं, अ, जो कि हम जैसे जो लोग हैं, जो जो देश हैं हमारे जैसे, वैसे लोग हैं वो ईरान के। तो ये तो बात नेचुरल हो गई कि उसका पक्ष लेना चाहिए।
लेकिन एक तीसरी बात भी है, और ये बात ये है कि जो जिन लोगों ने ये देखा है कि ये युद्ध शुरू कैसे हुआ, तो एक संक्षेप में देखें तो ट्रंप से पहले एक तो ये जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं यूएस के, ये यूएन के सैंक्शंस नहीं, ये यूएस के सैंक्शंस है, उनको 30 साल होने को आए। उनको छुड़वाने के लिए ओबामा जब थे प्रेसिडेंट, उनके नीचे अमेरिका और ईरान ने एक अग्रीमेंट साइन की, बगैर कोई कारण दिए। ओबामा के जाने के बाद ट्रंप ने यूएस को उस अग्रीमेंट से खींच लिया। उसके बाद पिछले साल जब बातें हो रही थी ईरान के साथ, दो यहूदी शख्स हैं, विटकॉफ और ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनके साथ बातचीत हुई। ईरान की बातचीत के दरमियान इजराइल और यूएस ने बॉम्बिंग शुरू कर दी ईरान की। तो एक धोखा दिया उन्होंने ईरान को। दो इस बात यही हुआ कि फरवरी में यही दो शख्स जो थे वो बातचीत कर रहे थे ईरान के साथ, बातचीत के दरमियान बातों को तोड़कर बॉम्बिंग शुरू हो गई। तो ये ढकोसला है और उसको हमें पहचानना चाहिए। तो ये है कुछ वजह जिनके बलबूते पे मेरा ये मानना है कि मुझे और मुझ जैसे लोगों को इस युद्ध में कोई पक्ष लेना होगा, और वो पक्ष होगा अब ईरान का। नहीं, जाहिर तौर पे वो सारे लोग कायदों में यकीन करते हैं कि कोई चीज़ कायदे से चलेगी और उसके पीछे एक तरह की समझ होगी, तो वो साफ तौर पर ये अमेरिका में लोग शायद जान देख पा रहे हैं कि ये कायदे से तो चीज़ नहीं हुई, क्योंकि ईरान का तो जो न्यूक्लियर आर्म बनाने के करीब थे, न ही वहाँ पे जो है वो सारे जो जिन जिन बातों को लेकर ट्रंप जिन बहानों से दम हमला किया गया, वो हमलों के कारण ही अपने आप में जिसको मुकम्मल नहीं थे। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका लगातार ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि उन कायदों के खिलाफ, जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ, और अमेरिका से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम सेटिंग संयुक्त राष्ट्र की कोई जो है अब प्रासंगिकता नहीं दिखलाई पड़ती है उस तरह से। बिल्कुल। तो उसमें फिर बाकी सारे देशों को भी, चाहे वो हम लोग गजा में वो देख सकते हैं, वो ईरान में भी देख सकते हैं, और और उसमें फिर बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। उसमें भाग्य से अपना हमारा हमारा देश भी बीच बीच में दिखलाई पड़ता है कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम सच के साथ हैं या इंसाफ के साथ हैं, या हम जो है ताकतवर के साथ हैं। और ये शायद इस बात को भारत में मतलब बहुत सारे लोग सोचते होंगे, तो आप उनसे क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को जो इस बारे में सोचते हैं कि वो सच की तरफ होना चाहिए या ताकतवर की तरफ होना चाहिए? देखिए, एक तो ये कि अ, हमने पक्ष लिया है। 2 दिन बमबारी शुरू होने से पहले हम गए वहां पर इजराइल, वहां पे हमने एक मेडल लिया, उनसे गले मिले, हम उनसे वापस आए। जबकि खामेनी का कत्ल हुआ, जब वो 150 से ज्यादा बच्चियों का खून हुआ वहां पर, और पहले ही दिन युद्ध के, जबकि हमारे जो मेहमान थे यहाँ पर, ईरानी जो सैनिक थे, उनकी जो नौसेना थी, उनकी अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया बगैर युद्ध का ऐलान किए हुए। और ऐसे इस तरीके से उस नौका के ऊपर हमला करना ठीक नहीं था। लेकिन ये जो कुछ हुआ हमारे सामने, उस पर ना तो हमने कोई निंदा की, ना तो कोई हमने टिप्पणी भी की। तो हमने पक्ष लिया है। कुछ लोग ये कहेंगे कि चूंकि 1 करोड़ भारतीय खाड़ी में नौकरियां करते हैं, तो हमें खाड़ी के जो देश हैं उनका पक्ष लेना चाहिए। ये खाड़ी के देश और ईरान के बीच में युद्ध नहीं है। सबसे बेहतर ये होता कि ये युद्ध शुरू ही ना होता। बिल्कुल। हमने अपने एक्शन से ये बात जाहिर की है कि हम एक पक्ष में खड़े हैं, और वो पक्ष है अमेरिका और इजराइल का। जो 40 साल पहले भारत की एक हैसियत थी कि हम अपार्थाइड के खिलाफ खड़े थे,
वो आज नहीं है। तो ये पक्ष हमने लिया है। जहां तक आपका सवाल है कि क्या हमें सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना, हाँ, ह- हमें, देखिए, जब कुछ चीज ऐसी होती है जो अ, संयुक्त राष्ट्र जो है, हम ये क्यों चाहते हैं कि हमें एक परमानेंट सीट मिले सिक्योरिटी काउंसिल में? ये हम इसलिए चाहते हैं कि हम मानते हैं और मानना चाहते हैं कि उसका कोई काम है आज दुनिया में। अगर जो बलवान है उसको बिल्कुल ही दखल अंदाज कर देगा जैसा कि ट्रंप ने किया है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं। आपके पास जो सीट होती भी ही तो आप क्या करते हो उसके साथ? तो हमें ये सोचना होगा कि हमें एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जहां पर रूल ऑफ लॉ कायम हो, जहां पर किसी एक देश किसी कोई भी दूसरे देश पर हमला ना करे, जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल का तो कोई फैसला हो उस पर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ये देखें कि ये शायद पहली दफा हुआ है ऐसा कि किसी देश के नेता जो हैं, उस देश के जो सरबराह हैं, उनका खून किया गया है। ऐसा सोचकर के इस कत्ल के बाद जो है वो रेजिम चेंज होगा। ये किस कानून की बुनियाद पर ये किया है अ, बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने? ये तो बिल्कुल जाहिर है कि हमें इसके खिलाफ खड़ा होना ही होगा। हम्म। और फिर जो मतलब मैं ये भी सोचता हूँ कि जो हम लोग हैं जो इस तरफ, जो ईरान एक तरह से हमारे पड़ोस की तरह है, वो हाल तक मतलब मेरे नाना दादा की उम्र में यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मतलब यहाँ की कोर्ट की भाषा थी फारसी। दिल्ली में, यहाँ भी दिल्ली में भी थी, तो मतलब इतना दूर भी नहीं था हमसे, और एक तरह से हम एक कल्चरल कंटिन्यूटी में रहते हैं। अगर हम संगीत को देखते हैं, हम संस्कृति में देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो एक दिन मैं बात कर रहा था तो अशोक वाजपेयी बता रहे थे कि रामायण के 9 तर्जुमे फारसी में अकबर ने कर पाए थे। तो ये इतना जुड़ा हुआ का हिसाब किताब है, और हम जो है अब इसराइल के साथ दिखलाई पड़ते हैं। और ये हम हमको जो हमारी नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या कैसे सोचता है? ये मतलब मुझे आश्चर्य की बात ये लगती है कि एक तरफ ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं जो खाड़ी देशों में हैं, पर वो इज़राइल में तो कुछ हज़ारों कुछ लोग शायद काम कर रहे हैं भारत के, और लोग भी अब वो हैं जो गज़ा के जो नौकरी से निकाले गए लोग हैं, उन जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी खासी बेइज्जती वहाँ पे वो सब हो रही है। पर ये हम हमारी सरकार, हमारा प्रधानमंत्री क्या सोच के ये सब ना अ, कर रहा है, और उसमें सवाल ये है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? उनके लिए उनकी खुद की छवि, उनका खुद के लिए मेडल ज़रूरी है, या भारत देश का जो अपना एक एक दुनिया में स्टैंडिंग है वो ज़रूरी? नहीं, बहुत छोटी चीज है ये और बहुत ही शर्मनाक चीज है। पहला तो ये कि हम मानते हैं कि ये खाड़ी का युद्ध है। 47 से पहले ईरान और भारत का एक बॉर्डर था। आज पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये बहुत दूर की कोई है जगह। दूसरा ये कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका सवाल ये है कि चूंकि एक नफरत है मोदी को, भाजपा को, आरएसएस को भारत के मुसलमानों से, और मुसलमानों से जनरली, वो उन लोगों से जुड़ जाते हैं जहां पर वो नफरत कायम है कहीं और। जैसा कि इसराइल में, इसराइल को अपार्थाइड स्टेट कहते क्यों हैं? क्योंकि वहां लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, फिलिस्तीनी हैं, जो ज्यादातर उनमें मुसलमान हैं लेकिन ईसाई भी हैं, जिनके पास वोट नहीं है, जिनके ऊपर जो रूल जो है वो इसराइल का है। बिल्कुल ही जैसे साउथ अफ्रीका में था मंडेला से पहले। तो ऐसे ऐसे देश के साथ दोस्ती रखना, ये डिस्टेस्टफुल ही नहीं, मेरे हिसाब से क्रिमिनल है। ये लोग जो हैं, ये लोग जो करते हैं, इनकी करतूत देखें आप। आए दिन लोगों को मार देना, किसी और देश की जमीनें छीन लेना, जैसा कि हो रहा है आज लेबनान में। ऐसे लोगों के साथ हम दोस्त क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दोनों मानते हैं कि उनका जो दुश्मन है वो मुसलमान है।
और कोई भी वजह नहीं। हमारे इसराइल भारत के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स में उसके लिस्ट में कहीं पर नहीं है। इसराइल के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो या तो हम कहीं और से ना ले सके या तो हम इसराइल से खरीद ना ले। ऐसी कोई भी चीज नहीं है उसके पास। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम जाके वो, ना तो ये सिर्फ मेडल की बात नहीं है। एक करीबी हो चुकी है भारत और इसराइल में, खास तौर पर एक पर्सनालिटी कट के जरिए जो कि दोनों मोदी और नेतन्याहू में है। और मेरा ये मानना है कि जब ये दोनों लोग जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई दम नहीं है इसमें। सिर्फ नफरत की भीड़ पर आप रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते। मतलब ये क्या मानना चाहिए कि क्योंकि ये नफरत है मुसलमानों से नरेंद्र मोदी की, और इसलिए ये भारत की राष्ट्रीय नीति भी है, और इसलिए ये ठीक है कि हम हमारा प्रधानमंत्री और किसी भी वॉर क्रिमिनल से जिसके हाथ जिनोसाइड के खून से रखे हुए हैं साथ वो दिखलाई पड़े और उनसे वो मदरलैंड टाइप की अजीब सी बातें करें। हाँ बिल्कुल, आप देखें तो आप किसी से पूछेंगे कि हम अब इसराइल से अ, इतने हम करीब क्यों हैं, तो वो शायद कहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी। वो नेशनल सिक्योरिटी में क्या, ऐसे कौन से मिसाइल है इसराइल के पास जो आप कहीं और से नहीं ले सकते? पेगासस दिया है हमें इसराइल ने, उसके लिए हमने पैसे दिए हैं। जब आपने जासूसी की राहुल गांधी पर, पत्रकारों पर, वो जो सॉफ्टवेयर यूज किया पेगासस, वो एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, वो आप खरीद सकते थे। लोगों से गले मिलना, कहना कि आप फादरलैंड है वगैरह, ये मैं नहीं मानता कि जरूरी था, अब उचित था, और ये नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो खुद खुद जो है वो उचित उचित है वो नहीं कर रहे थे जो। वो खुद नहीं बोल रहे हैं। या तो फिर जो वो समझते हैं कि उचित है वो ठीक नहीं है। हाँ। बुनियादी तौर पर ये फालतू है, इसमें सिर्फ हवा है, कुछ कुछ है नहीं, ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। अब ये मान सकते हैं कि अमेरिका जो है या यूरोप जो है उनके कोई कारण है कि वहां पर एक इजराइल लॉबी खड़ी है, बहुत से लोग हैं, उन लोगों के पास बहुत सा पैसा है और बहुत सा दबाव पड़ता है यूएस के स्टेट पर। जर्मनी को शर्म आती है कि उसने 30 के दशक में यहूदियों के साथ क्या किया, वगैरह वगैरह। हमारा ऐसा कुछ है नहीं यहाँ वहां पर। हमने ना तो उनके साथ कोई कुछ गलत काम किया है, ना तो हमें कोई फायदा हो रहा है उनसे। हम जाके उनके गले पड़ गए। और इसके बाद जो है, देखिए, आज हमें भीख मांगनी पड़ती है ईरान से कि आप गैस छोड़ दें हमारा। बिल्कुल। हम ये नहीं कह पाए कि आपके नेता को मार डाला वो सही नहीं हुआ। लेकिन हमारा जब फोन जाता है वहां पर, वो फोन में कहते क्या है हम कि भाई मेरी गैस की नौका आ रही है, उसको छोड़ दे भाई, क्योंकि मेरा बंगाल में चुनाव हो रहा है, मुझे एलपीजी सिलेंडर चाहिए। ये घटिया है। ये बस एक एक 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी, कहते हैं ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हालात ये है कि इनको अपने बलबूते पर हम कुछ कर नहीं पाते। जहां पर हमें जाना नहीं था युद्ध में, वहां पर हम घुस गए। तो इसमें जो अब जो मतलब इसका एक असर के बारे में अगर हम बात करें कि दुनिया भर में इस जंग का जो आज 25वां दिन है आकार हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इसका असर क्या होने वाला है? क्योंकि और सिर्फ आर्थिक असर की बात नहीं है, बात ये भी है कि कोई भी कहीं भी कहीं मुंह उठा के हमला कर सकता है, और उसके लिए वो अपने संसद से भी नहीं पूछेगा और वो लोकतंत्र बना रहेगा। और दूसरा जो है ये भी है कि इसको लेकर भाई अनिश्चितताएं हर तरह से हर तरफ बढ़ती हुई दिखलाई पड़ रही। आप इसको से फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। ये युद्ध नहीं होना चाहिए। और इसमें होगा क्या? पहला तो ये कि जो लोग इस युद्ध में शामिल नहीं थे वो इस युद्ध में झड़पा गए। जो खाड़ी के जो राष्ट्र हैं, सऊदी अरेबिया, जो जीसीसी नेशंस कहते हैं, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई, जो ये युद्ध में शामिल नहीं थे, जो चाहते भी नहीं थे कि ये युद्ध हो, कतर ने जाके ट्रम्प साहब को एक प्लेन दे दिया, $1 मिलियन दे दिए बहुत से उनके जो दामाद है उनको, कि भाई उनको मीठा रखने के लिए। लेकिन युद्ध हुआ।
और अब होगा ये कि उन वो देश जो एक मॉडर्न इकोनॉमी की बुनियाद पर खड़े हैं, जैसा कि यूएई एक ट्रेडिंग इकोनॉमी है। यूएई एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर के मुसलमान आते हैं, उसको पेरिस ऑफ द ईस्ट समझकर वहां पर एक फ्लैट लेते हैं, उनका परिवार जाता है वहां पर छुट्टियों में। एक ग्लोबल ट्रैवल का हब है, वो बंद हो जाएगा। आज सुबह की है खबर कि लुफ्तांसा जो है वो मई एंड तक वहां पर कोई प्लेन नहीं भेजेगा यूरोप से। एक ये हो गया। दूसरा, उन्हीं देशों के लिए वो हो गया कि जो रास्ता था उनके पास गैस और तेल बेचने का, वो फिलहाल तो बंद है, और लगता ये है कि कुछ हफ्तों तक बंद रहेगा। उससे होगा ये कि दुनिया में लोग, देश जो हैं वो ऐसी जगहें ढूंढेंगे जहां से कोई ऑल्टरनेटिव हो। वो खाड़ी के देश जो है, जो 70-80 साल से तेल के बिक्रीकरण की बुनियाद पर अब उनकी इकोनॉमी खड़ी थी, वो नहीं होगी। तीसरी बात ये कि जो लोग डिपेंडेंट हैं बाहर की एनर्जी से, अमेरिका तो है नहीं, हम हैं। 4% जीडीपी का भारत का बाहर से आती है एनर्जी, तेल और गैस। रेमिटेंस रेमिटेंस इकोनॉमी। नहीं, ये तेल और गैस की मैं बात कर रहा हूँ, जो ज्यादातर खाड़ी से आता है, रूस से भी आता है लेकिन ज्यादातर खाड़ी से आता है। वहां पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि वो आएगा कि नहीं आएगा अ, अगले हफ्ते। और इसकी वजह यह है कि कल शायद जो युद्ध बंद भी हो जाए, कोई ये नहीं कह सकता कि ये फिर से शुरू होगा। जैसा कि पिछले साल हुआ था अमेरिकी इजरायली बमबारी में, क्या ये फिर से होगा अगले साल? तो फिर क्या होगा? तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और ये सिर्फ, जैसा कि लोग जानते होंगे, ये सिर्फ तेल और गैस की बात नहीं है। ये वहां से बहुत से ऐसे पदार्थ आते हैं जो उतनी तादाद में और कहीं पाए नहीं जाते, और जैसा कि फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह। तो हमें देखना होगा कि अब आगे क्या होगा। ये युद्ध का बंद होना इस मुसीबत का बंद होना नहीं है। फिर जैसा कि आपने कहा, 1 करोड़ लोग जो भारतीय हैं, पाकिस्तानी भी हैं, कई लाख बांग्लादेशी, नेपाली लोग भी हैं जो खाड़ी में। अच्छा, खाड़ी की जो तादाद है पूरी जो जीसीसी देशों की, वो कुल मिलाकर 3 करोड़ है। जो जो वो लोग शहरी हैं। आपके ओरिजिनल जो मूल निवासी हैं। वहाँ का वो 6 करोड़ है। तो शहरियों को छोड़ के उतनी ही तादाद में लोग बाहर से आए हैं, जिनको एक्सपैट्स कहते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, जिनमें से 1/3 लोग यहाँ से आते हैं, भारत से जाते हैं। तो उनका जो काम है, उनके जो रेमिटेंस है, जैसा कि आपने कहा, वो क्या होगा उसको वो कोई नहीं जानता। चौथी बात यह है कि खाड़ी में जो है, इसराइल लेबनान के साथ जो हो रहा है आज, वहां पर क्या होगा? क्योंकि दक्षिण एशिया के मुकाबले में वहां पे लोगों की तादाद उतनी है नहीं, लेकिन ये पूरे के पूरे देश हैं। आज जो पिछले 10 दिनों में इसराइल ने किया है लेबनान में, वो 15% जो पॉपुलेशन है उनका, उनको ढकेल दिया है बाहर, उनके घरों से। तो ये कब तक दुनिया इसको मानती रहेगी? और पांचवी बात ये कि जो पिछले 10 सालों में एक ग्रेट पावर उभर के आया है, चीन, उसने अब तक उसका अपना मुंह नहीं खोला। तो क्या होगा आगे? किस बुनियाद पर ईरान गारंटी लेगा कि आगे युद्ध ना हो? भावों के लिए क्या होगा, कोई नहीं जानता। युद्ध कल भी बंद हो जाए तो कतर कहता है कि उसके गैस प्लांट को ठीक करने में उसको 3 से 5 साल लगेंगे। हम्म। तो ये सब चीजों का भाव पर क्या असर होगा? तेल के भाव पर क्या होगा? महंगाई कितनी होगी दुनिया भर में, भारत में, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसका असर पड़ेगा। और ये सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स जो हैं, वो निकल के आएंगे सामने हमारे। इसमें एक और बात क्या है कि पाकिस्तान की का जिक्र हो रहा है बार बार कि वो शायद मध्यस्थता के नाम के लिए, क्योंकि कल जब डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि 5 दिन का सीज फायर, तो ईरान ने कहा कि नहीं, हमारी कोई बात नहीं हो रही। पर बाद में फिर ये बात हुआ कि 2-3 देश जो इसमें दरअसल जो डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं, उसमें तुर्की है और पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये एक और उसमें एक नया नया कैरेक्टर रोल है इस फिल्म में, जो कि जिसको जिसको सुन भी शायद भारत को आपको बहुत अच्छा नहीं लगे।
नहीं, देखें, इसमें ईरान के पास ऐसी कोई वजह नहीं कि वो बातचीत करे अभी अमेरिका के साथ। उसकी वजह दो हैं। पहली तो ये कि दो पिछली दफा जब ईरान ने बातचीत शुरू की तो ट्रंप ने बीच में बातचीत छोड़कर बमबारी शुरू कर दी। हाँ जी, एक तो वो। दूसरा ये कि आप देखें तो पिछले 4 सोमवार को ट्रंप ने हर दफा मार्केट्स को काम डाउन करने की कोशिश की है। पहले रूस का जो तेल है उसके ऊपर पाबंदी उन्होंने हटा दी। उसके बाद जो है वो एसपीआर जो है वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व उसको छोड़ दिया और 400 मिलियन बैरल को। उसके बाद जो है ईरानी क्रूड के ऊपर जो थे सैंक्शन उसको हटवा दिए। तो लोगों का ये मानना है कि कल सुबह हमारे वक्त कल कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बातचीत कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए कहा हो कि मार्केट थोड़े ठंडे हो जाए। क्योंकि कल जैसा कि लोग जानते होंगे ब्रेंट क्रूड की जो है कीमत $115 थी प्रति बैरल। दूसरा ये कि डाउ जोन्स वगैरह मार्केट एशिया यूरोप में गिर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है निधीश जी कि जब अमेरिका पैसा लेता है, जब वो कहीं से लोन लेता है, तो वो ज्यादातर 10 साल के बॉन्ड की बुनियाद पर लेता है। और वो 10 साल के बॉन्ड का जो कूपन है, का जो कूपन रेट है, जो कि आपको सालाना इंटरेस्ट देना होता है, वो चढ़ रहा था। 4.5% के पास है आज। तो वो हरगिज ही जो है अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि वो बढ़े, क्योंकि दिवाला निकल जाएगा अमेरिका का। तो ये मेरा मानना है कि इन चीजों के लिए ट्रम्प ने ये कह दिया, एक गुब्बारा छोड़ दिया कि मैं बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन ईरान के पास कोई वजह नहीं है कि वो बात करे अमेरिका के, ना कि सिर्फ उनके साथ ये धोखा हुआ पहले। लेकिन ये भी चीज है कि ईरान के पास सिर्फ एक हथियार है, और वो है कि होर्मुज को बंद रखना। जब तक ईरान होर्मुज को बंद रखेगा, खाड़ी के जो देश हैं अपना तेल अपना गैस बाहर भेज नहीं सकेंगे। तेल का भाव दुनिया भर में बढ़ेगा। अमेरिका में लोग चिल्लाने लगेंगे कि ये वहां पर अमेरिका में डीजल कमर्शियल व्हीकल के लिए ज्यादा अब इस्तेमाल होता है। जो लोगों की गाड़ियां होती है वो ज्यादातर पेट्रोल पे चलती है, और पिकअप ट्रक्स भी। तो वो जब $4 से बढ़कर $5 तक जाएगा तो लोग कहेंगे कि ये अ, नहीं चाहिए अब। और ये जब उनको नामंजूर हो जाए तो युद्ध अपने आप बंद हो जाएगा अ, अमेरिका की साइड से। इसराइल शायद लड़ते रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चीजें ईरान जानता है, और इस वजह से उन्होंने कोई अ, ना तो कोई रिएक्शन दिया, जो हाथ बढ़ाया ट्रंप ने, और फिर एकदम स्पष्ट तरीके से कह दिया कि हम लोग बातचीत नहीं कर रहे। तो इसमें जो अब आखिर में इस बारे में ये बात करना चाह रहा था मैं कि ये जो पूरा का पूरा जो आप एमनेस्टी में काम करते हैं और ये पूरा जो मानवाधिकार सिनेरियो है पूरे दुनिया का इस समय, जहाँ क्योंकि इसका असर हम हर तरह देखेंगे कि जो खाड़ी में जो जहाँ जहाँ आग लगी हुई है जंग की वहाँ पर जो लोग उसके कारण नए माइग्रेशंस होंगे, वो सब भी एक दिक्कत होगी। और वो सारे जो लोग वल्नरेबल होते हैं लोग सबसे ज़्यादा, उन पे वो सबसे ज़्यादा उन्हीं पर वो शिकार भी बनते हैं उन्हीं चीज़ों। तो उनके बारे में इस समय दुनिया में एक तरह का एक स्ट्रक्चर, एक तैयारी है जिसको कहें कि ये कैसे निपटेंगे, तो ये चुनौती जो सामने आएगी। नहीं, ये बहुत ही बड़ी मुश्किलात है। जैसे हम यूक्रेन के बारे में लगभग कोई बात नहीं कर रहा है, गजा के बारे में भी हम लोग कोई बात नहीं करते कि बड़ी वहाँ विभीषिका हुई है, कितना बड़ा हमला हुआ है। लेबनान जो है वो लगभग एक तरह से पुरौनी में जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि आलू मिर्च खरीदो तो साथ में धनिया मिर्च के साथ उसके साथ में मिल जाता है, उसको उसके साथ इसलिए उसको साफ किया जा रहा है, ऐसे ऐसा लगता है। तो उस पूरे उसका जो एक पूरा ह्यूमन राइट्स का जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक तरह का एक स्टैंडर्ड्स बनते दिखाई पड़ रहे थे।
क्या वो सब अब बह गए? क्या मतलब उसको अब उसका रास्ता और क्या दिखलाई पड़ता है? उसमें बहुत हद तक ये चीजें बह चुकी हैं। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहते हैं कि यूएन कंगाल है। और वो कंगाल इसलिए है कि जो देशों से पैसा आता था माजी में, जैसा कि अमेरिका, वहां से अब पैसा नहीं आता। और इकोनॉमी के हालात देखें आप यूरोप के वगैरह, तो जल्दी से आएंगे पैसा ऐसा लगता भी नहीं है। दूसरा ये कि इतने लाख लोगों को आप घर से निकाल दें, इतना मास वायलेंस हो जैसा कि हुआ है, यूक्रेन में हुआ है, गाजा में हुआ है, लेबनान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, उसको लेकर कोई ऐसा पक्ष नहीं जो जो कहे कि हमें या तो जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको कम कर कर ये पैसे वहां पर डालने होंगे। होगा इससे बिल्कुल ही बरक्स होगा इसके। लोग ये देख इस युद्ध को देख के लोग अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री को और तगड़ा करेंगे। भारत जैसे जो देश हैं, जिन जहाँ पर काफी खर्च होता है वैसे भी, मिलिट्री पर, भारत है, पाकिस्तान है, वहां पर और अब मिसाइल लाएंगे लोग, ड्रोन बनेंगे। यही होगा। और इस वजह से ना तो कोई फोकस होगा उन लोगों पर जिनको धकेल दिया गया है अपने घरों से, जो वायलेंस का सामना कर रहे हैं, ना तो कोई पैसा होगा और जो जाए उन लोगों को। और आखिरी में फिर ये कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प इनका क्या हो, मतलब क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि अमेरिका में अब उनका जो एक जंग उन्होंने अमेरिकियों के खिलाफ भी छेड़ की है, मतलब वो सिर्फ ईरान के खिलाफ बोला जाए कि वी कैन बी फेयर टू हिम। तुम उसने पहले पहले उसने अपने देशवासियों के खिलाफ एक जंग छेड़ी, फिर उसके बाद बाहर निकला वो जंग छेड़ने के लिए। जो अपने देशवासियों के खिलाफ जो जंग छेड़ रखे, वो लोग अब कह रहे हैं कि नहीं, तुम तो कह रहे थे कि अमेरिका फर्स्ट रहेगा, पर तुम्हारे लिए इसराइल फर्स्ट हो गया, इसलिए तो जो मागा वगैरह जो था उनका वो भी टूटता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, उसमें लगातार सवाल हो रहे हैं। और शायद सबसे ज्यादा उनको हराने की ताकत अगर किसी में है तो उसमें अमेरिकियों में सबसे ज्यादा ताकत है कि वो चाहे तो उसको उसकी की छुट्टी कर सकते हो। तो क्या ऐसा होता हुआ आपको कभी दिखलाई पड़ता है आने वाले भविष्य में, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को जो है कमजोर उनका देश खुद कर दे, क्योंकि वो बेकाबू हो जाते हैं नहीं तो? मेरा ये मानना है कि जो एक लेम डक थियरी होती है कि जब कोई प्रेसिडेंट अपने दूसरे टर्म में आखिरी साल में आए तो वो लेम डक हो जाता है, उसके पास कोई ज्यादा कोई इख्तियार नहीं होता। मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रम्प दूसरे टर्म के दूसरे साल में ही वहां पर आकर वो खड़े हो चुके हैं कि इसके बाद। और दूसरा ये कि उनकी जो लेगेसी है वो इस चीज से शुरू होगी कि जो मूर्ख ने एक ऐसा युद्ध शुरू किया जहां पर कोई फायदा नहीं था, जहां पर कोई आउटकम नहीं था, किस मकसद से ये युद्ध को शुरू किया कोई नहीं जानता और कोई जानेगा भी नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं मकसद इसमें। इसमें ये है कि वो सोच रहे थे कि वेनेजुएला की तरह जो ईरान जो है वो अ, उनको निपट लेंगे हम उन लोग को। वो नहीं होगा और नहीं हुआ। लेकिन अब 3 साल तक रहना है उनको। उनको तो निकलना है इस युद्ध से, लेकिन कैसे निकले, अपना मुंह बचाए कि कोई कालिक ना हो, मुंह पर कोई पोते नहीं कालिक, क्योंकि वो तो लगेगी ही। क्योंकि जो ईरान मांग रहा है वो चार मांगे हैं ईरान की। एक, जो सैंक्शंस लगे हैं 30 साल से बिल क्लिंटन के बाद, उनको हटाया जाए, यूएस के सैंक्शन जो कि तेल की बिक्री के लिए है। जी। दूसरा कि आगे कोई हमला ना हो इराक पे, और कोई ऐसी गारंटी लाए जो मान सके ईराक। तीसरा ये कि जो हमले हो रहे हैं लेबनान वगैरह में वो बंद कर दे इजराइल। और चौथा ये कि कोई जो नुकसान हुआ है इन सालों में ईरान को, उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो मेरा तो ये मान लो कि ये चार में से दो ना भी मिले उनको, ये बिल्कुल ही जीत होगी ईरान की, जो वो हॉर्मुज का स्ट्रेट बंद रख पाए और 1-2 महीने तक। दुनिया को मानना ही होगा, क्योंकि ये इस चीज के बगैर दुनिया चल नहीं सकती। आप खाद के बगैर, यूरिया के बगैर दुनिया को चलाओगे कैसे? बिल्कुल। तेल गैस को हल छोड़ ही चुके आप।
और पूरे के पूरे खाड़ी देशों में जहाँ-जहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वो भी एक अपने आप में उनको उनको जाना चाहिए, वो एक कंट्री मांगे उनकी, वो शायद ना माने, क्योंकि वो जो नहीं, पर वो तो लगभग खाली होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा एक्सोडस जो हुआ है। एक हद तक खाली हो चुके होंगे वो, हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। और तो मान लीजिए कि 2-3 महीने का जो समय मिला ईरान को सीज़ फायर के बाद, तो वो मिसाइल फिर से बना देगा। जो कुछ कहा गया है हमें कि ईरान पावर प्रोजेक्ट ना कर पाए इसके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन पावर का जो प्रोजेक्शन है वो आदमी के दिमाग से निकलता है। वो कोई पेड़ पे तो नहीं उगते ना मिसाइल, उनको बनाने वाला चाहिए। वो जहाँ पर 9 करोड़ की पॉपुलेशन है ईरान की, बहुत से लोग होंगे वहाँ पर, जो कि ये साइंस जानते होंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए बहुत ही बुरा है ये। उनके जो 2 टर्म हैं, उन उन उनकी जब तारीख लिखी जाएगी तो इस पंक्ति से शुरू होगी कि जो जिस मूर्ख ने ये युद्ध शुरू किया। और जो है मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्दी बंद हो जाए, लेकिन लगता तो ये है कि ये बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आकार आपका, और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने आप ख़्याल लोगों के साथ साझा करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, और इस मुश्किलों के बीच में अपना ख़्याल भी रखिए। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।